इनका सवाल है कि रुपए का जो मूल्य था उस मूल्य का अवमूल्यन कैसे हो गया। आपको मालूम है आपके रियल मूल्य का, रुपए का मूल्य कितना है? 0.7 मिलीग्राम सोना और 11.34 ग्राम तोला चांदी। उसका आज मार्केट मूल्य कितना है? अगर हम केवल उसको चांदी में तोलें तो कितना बनता है? 1200। अभी मैं क्या, क्योंकि चांदी का मूल्य बढ़ रहा है ना लगातार, तो असल में वास्तविक व्यवस्था में अगर देखें तो हमारा जो धन है वो बढ़ रहा है, उसका मूल्य बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हमारे वास्तविक धन का, अगर हम अपनी भारतीय व्यवस्था में जाने, क्योंकि भारतीय व्यवस्था में रुपए का मतलब है 11.64 ग्राम चांदी, और वो रुपया चाहे हम उसको छुए या ना छुए, चाहे हम उसको इस्तेमाल करें या ना करें, उसका जो मूल्य है वो पड़े पड़े बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो हमारी समृद्धि उस व्यवस्था में बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। तो हमारी व्यवस्था में तो हम बैठे बैठे ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बैठे बैठे आप समृद्ध होते चले जाओ, राइट? उसका इन्फ्लेशन से आपको फायदा होता है या नुकसान होता है? फायदा होता है, परंतु होता है ना, परंतु वास्तविक में जब हमने चांदी की जगह इसको बिठा दिया, रुपया बना दिया, कागज को बिठा दिया, वो बैठे बैठे उसका मूल्य बढ़ता है या कम होता है? उसकी परचेसिंग पावर, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, परंतु मूल्य कम होते जाता है। चांदी का क्या होता है? मात्रा भले कम हो परंतु मूल्य बढ़ता जाता है। इसलिए आपकी समृद्धि हमेशा के लिए बढ़ेगी और सुनिश्चित रहेगी, वो कभी कम नहीं होगी। तो हमारे महापुरुषों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि किसी का भी एक भी दबड़ी कम नहीं होनी चाहिए, उनके साथ कोई अन्याय कमी नहीं होनी चाहिए, राइट? उनका जो शुद्ध लाभ है, शुद्ध धन है, शुद्ध धन का मतलब होता है बढ़ोतरी, उसका मतलब कमी नहीं होता, और वो व्यवस्था बनाई थी, राइट? हमारा दूसरा धन है सभी लोग, कितने किसान हैं यहाँ पे? अब ये क्रांति किसानों के बिना कोई नहीं कर सकता। हम जैसे शहर में रहने वाले तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है? ब्राह्मण तो क्रांति आनी हो गया, ओके? चाहे पुराने ब्राह्मण हो चाहे नवे, डिग्री वाले सारे ब्राह्मण, उनसे क्रांति नहीं होगी, क्रांति किसान से होगी। किसान की व्यवस्था है। क्या किसान की जमीन पैदावार को कम करती है, बढ़ाती है? यस और नो? एक दाना हमेशा 1000 लाख करोड़ दानों की व्यवस्था पैदा करता है, राइट? बढ़ोतरी की व्यवस्था है। तो पिछले 70 साल में क्या किसान ने कभी भी एक साल भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन किया? तो हमारे खेतों ने, हमारी गांवों ने, हमारे पशुओं ने, हमारा पशुधन, हमारा जमीन धन और हमारा खेती धन और हमारा बीज धन, ये तो लगातार बढ़ोतरी का धन है। इसने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी कमी नहीं दी, यस और नो? और हमारी मेहनत हमेशा पैदावार में कन्वर्ट होती है, और उससे ज्यादा मेहनत करने से पैदावार कम होती है, बढ़ती है? और बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अगर वास्तविक मूल्य में देखें, अगर वस्तु मूल्य में देखें, अगर मात्रा में देखें, अगर क्वांटिटी में देखें, अगर किलो में देखें, अगर क्विंटल में देखें या टनों में देखें, वो बढ़ रही है, कम हो रही है? तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी रुपए में कीमत कम हो रही है। तो प्रॉब्लम प्रोडक्शन में नहीं है, वो प्रॉब्लम तोलने में। तो रुपया कैसे हमारी धन को, हमारी मेहनत को, हमारे उत्पादकता को तोल रहा है, वो कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, बढ़ाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया। वो लूटने के लिए डिजाइन किया गया है, वो आपके साथ न्याय करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया। वो आपको
गरीब करने के लिए, कंगाल करने के लिए, आपको भूखा मारने के लिए डिजाइन किया गया है। आपकी सारी शक्ति, पुराने जमाने में जो चोर उचक्का डाकू आता था, वो तलवार के बल पे, कानून के बल पे, जबर के बल पे, सेना के बल पे या अहिंसा के बल पे, हिंसा के बल पे आके आपको लूट के लेके जाता था। ये पुरानी व्यवस्था थी। और जब वो लूटने के लिए आते थे तो आपके पास चॉइस होता था कि आप ही अपना हथियार लेके खड़े हो जाओ। तो हमारा किसान, हमारा जवान भी था हमेशा। इसलिए जय किसान जय जवान, दोनों किसान हैं, ये दोनों किसान हैं। इसीलिए पंजाब कहते हैं, ये जो हमारी धरती है ना, पंच आपकी धरती, ये कभी हारी नहीं और कभी जीती है जी। फौजा कदे हारिया नहीं, नेताओं ने कभी जीतने नहीं। पराक्रम में हम कभी नहीं हारे। अच्छा, आपने कभी ये सुना है कि अंग्रेजों ने भारत में रहते हुए बहुत पराक्रम किया, बहुत बहादुरी की, बहुत वीरता का काम किया, पर अंग्रेज हमेशा जीते? मराठे हारे, मुगल हारे, मुगल भी हारे, सिख भी हारे, जाट भी हारे, सारे के सारे प्रकरण में राजपूत भी हारे। वो तो लड़े नहीं, नहीं लड़े। 190 साल के अंग्रेजों के इतिहास में एक भी राजपूत खड़ा होके अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा। राजस्थान का एक भी राजपूत नहीं लड़ा। स्पष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम काल्पनिक वीरता में जीते रहते हैं, परंतु जो वीरता से लड़े वो क्यों हारते जाते हैं, और जो लड़ते ही नहीं है वो क्यों जीतते जाते हैं? क्योंकि युद्ध भूमि बदली जा चुकी है। हम लोग जमीन से, जोर से, भावना से, हिम्मत से लड़ना चाहते हैं, और वो लोग छल से, कपट से, कल्पना से, नियम से, कानून से, किताबों से, शब्दों से, मीडिया से लड़ रहे हैं। ओके, तो अब हमको भी अपनी युद्ध भूमि बदलनी पड़ेगी, उसके बिना चारा नहीं। तो जनता सरकार मोर्चा उसी युद्ध भूमि की तैयारी का तो इनके हमारे रुपए का मूल्य कैसे स्थापित होगा? रुपए का अपना कोई मूल्य ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। रुपए का वही मूल्य होता है, समाज उसको जो मूल्य दे देता है, मान लेता है। हमने रुपए को, जब हमने सोने को रुपया माना था, तो सोना रुपया की तरह चल रहा था, जो हम सबका फायदा, सबका लाभ दे रहा था। और जब हमने कागज को रुपया मान लिया तो हम सबको कंगाल करता है। इसलिए जो आज का रुपया है, पुराना जो भारतीय रुपया था, भारतीय व्यवस्था में हम उसको लक्ष्मी कहते थे, लक्ष्मी नारायण। उससे लक्ष्मी भी मिलती थी और नारायण भी मिलता था। उसमें काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती थी, और जिससे चारों का ह्रास हो उसको क्या बोलते हैं? दरिद्र नारायण। तो आज का जो हमारा रुपया है, ये लक्ष्मी नारायण नहीं है, इसकी पूजा करना बंद करो। ये दरिद्र नारायण है, जिसको मिलता है वो भी दरिद्र, और जिसको नहीं मिलता वो भी दरिद्र, जिसको मिल गया वो भी दरिद्र, और जिसको मिलने जा रहा है और जिसको उम्मीद है वो भी दरिद्र। तो ये जो दरिद्रता है, उससे मुक्त होने के लिए हमको इस रुपये से की बजाय अपना वास्तविक मूल्य जो लक्ष्मी नारायण है, जो धन है, असली धन की तरफ मुड़ना पड़ेगा, और उस धन को फिर से अपने व्यवस्था के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। और यही सुभाष चंद्र बोस का असली मकसद था, जिसके लिए उनको काले, गोरे, देसी, विदेशी सभी अंग्रेजों ने मिलकर मारा, और आज भी मारा, क्योंकि उस आदमी को असली धन पता चल गया था।
असली बैंकिंग क्या है, असली रुपया क्या है, असली व्यवस्था क्या है, वो उसको माना करता था। इसलिए जब उसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज ही नहीं बनाई, उसने आजाद हिंद बैंक भी बनाया और आजाद हिंद करेंसी भी बनाई, और उस करेंसी में 1 रुपए का मतलब था 11.64 ग्राम चांदी। ये था आजाद हिंद फौज का रुपया। और जब तक हम अपना रुपया, ये जो वर्तमान रुपया है, ये हमारा रुपया नहीं था, ये अंग्रेजों के द्वारा चांदी को पेपर में कन्वर्ट किया हुआ टोकन है। और हमने क्या किया, टोकन को रुपया, और रुपया, अच्छा जो टोकन होते हैं, टोकन होता है वो रुपए का प्रतिनिधि होता है, वो कभी रुपया नहीं होता। तो हमने क्या किया, प्रतिनिधि को ही राजा मान लिया, और फिर वो प्रतिनिधि क्या कर रहा है, वो हम भुगत रहे हैं, ऐसा ना हो। उसी तरह से वही प्रतिनिधि को हमने धन मान लिया, और वो हमारे साथ क्या कर रहा है, हम भुगत रहे हैं। तो हमें प्रतिनिधि को हटा के वास्तविक धन को फिर से स्थापित करना होगा। ओके, इसकी पूरी डिटेल कल के सेशन में आएगी, स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं सिर्फ विषय खोल रहा हूं आपके बारे में, हमें कौन कौन से विषय के बारे में आने वाले 2-4 दिन में बात करने वाले। क्योंकि ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि कल आप जब खुद जाओगे ना, आप भारत के नहीं दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवी और कपटी लोगों के साथ आपका सामना होने वाला है, जिनके पास बहुत आंकड़े होंगे, बहुत ज्ञान होगा, बहुत इकोनॉमिक्स होगी, बहुत इंग्लिश होगी, बहुत बैंकिंग होगी, बहुत नियम होंगे, बहुत बैंकिंग होगी, बहुत धाराएं होंगी, बहुत इतिहास की जानकारी होगी, राइट। आपको सिर्फ 5 मिनट लगने चाहिए उनको जमीन पे लाने के लिए। ऐसी घटना परसों हुई मेरे साथ। मैं जिस कमरे में रह रहा था, तो हमारे साथ 2 बैंक के नेशनल लेवल के अधिकारी साथ में ठहरे हुए थे। मैंने कहा चलो आज हो ही जाए, आज हो ही जाए। मेरा टाइम पास हो रहा है, ठीक है, ये देख लो। मैंने शुरू किया और मैंने बैंक वालों को गालियां देनी शुरू की। आपको मालूम है गाली भी हथियार होता है, राइट। क्योंकि जब आपको टाइम ना हो ना बात करने का, जब आपको थोड़े में बात दूर तक लेके पहुंचानी हो, तो गाड़ी काम आती है, और देवेंद्र जी दे लेते हैं। तो कई बार एक बार ना देवेंद्र जी को मैंने एक इंटरनेशनल सेमिनार में बुलाया, तो उसमें तकरीबन 200 से करीब दुनिया भर के साइंटिस्ट आए। तो मैंने वहां देवेंद्र जी को पेरेंटिंग के साइंटिस्ट के तौर पे साबित किया। मैंने कहा पेरेंटिंग के जो विषय पे कोई काम नहीं कर रहा दुनिया में, ये अकेला साइंटिस्ट है जिसने उसके ऊपर काम किया है, तो चलो ये रखें। अब देवेंद्र जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने कमाल की व्यवस्था रखी। उन्होंने कहा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये आपके 99.99999 बच्चों को परमानेंटली फेलियर सर्टिफिकेट देने के लिए डिजाइन किया, और उसके लिए आप उसको अपना तन मन धन खर्च करके भेजते हो। पर देवेंद्र जी ने जब ये बात कही, वो उन्होंने अपने लहजे में कही, जोश के साथ, पूरी फुल पावर के साथ। अब अचानक जैसे हुआ, मैं जैसे नीचे आया, तो वहां का जो वाइस चांसलर बैठा था सिसोदिया यूनिवर्सिटी का, उदयपुर की सिसोदिया यूनिवर्सिटी का, इतना चिल्लाता क्यों है? ये आराम से बात क्यों नहीं करता? हम लोग बहरे हो गए हैं क्या? हाँ, ये कभी स्कूल कॉलेज गया है? इसने बात करने की तमीज नहीं सिखाई। मैंने कहा उसने अपना काम कर दिया। मैंने कहा उसने अपना काम कर दिया, राइट। क्योंकि आपका जो अंदर का जो डिनायल है ना, वो आ गया। तो ये मैंने उनको बैंक वालों को तो गालियां दी, और उन्होंने भी अपने आप को डिफेंड किया। हमने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, आपको पता नहीं हमने कितने किसानों को, ठीक है, ऋण दिलवाया है, उससे उनको ट्रैक्टर मिला है।
उनसे उनको ट्रैक्टर मिला, उनके घर बने हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन मिली है, उनमें समृद्धि आई है, उसमें ये आया है, उसमें ये आया है। और बोले बोले बोले, मैंने बोलने दिया क्योंकि शेयर तो दिया था मैंने कहा आने दो सारा कुछ। मैंने कहा अगर वो इतनी समृद्ध है तो 4 लाख किसान आत्महत्या क्यों कर रहे? 92% किसान कर्ज में क्यों है? फिर मैंने एक एक करके आंकड़े उनके सामने रखे और ये आंकड़ों की बात मत करो, बैंकिंग की बात करो। मैं बैंकिंग आंकड़ों के बिना क्या होता है? तेरे पास कोई वास्तविक नोट है? तेरे अकाउंट में क्या है? तो मेरी लेजर में क्या है? आंकड़े ही है। ठीक है, बैंकिंग इज ब्लडी अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें असली धन है ही नहीं, असली गुड सर्विस है ही नहीं, राइट? तो तुमको, फिर मैंने कहा कि तुमको बैंकिंग पता ही नहीं है। पहले उसको चैलेंज किया तो मेरे पास टाइम कम है, उड़ा दिया मैंने अच्छी तरह से, और वो भी चिल्लाए, मैं भी चिल्लाया, बाकी सारे भी आ गए, ऐसे क्यों करने हैं? फिर इसने बोला कि आपको पता नहीं है संजीव शर्मा कौन है? ये इतने आईएएस ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर रहा है, इसके 300 आईपीएस ट्रेनिंग स्टूडेंट है, ये है वो है कहाँ है? किसी और ने कहा, मैंने उनको इशारा कर दिया, मैं कहा नेक्स्ट सेशन में पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में मैंने पलासी की लड़ाई शुरू की। फिर मैं सेठ अमीचंद को लेके आया, फिर मैं रुपए को लेके आया, फिर मैं चांदी को लेके आया, फिर मैं 1947 को लेके आया, फिर मैं असली धन को लेके आया, फिर मैंने उनको सामने सिर्फ एक शीट पेपर की रखी, मैं कहा ये आपका बैंक है। अच्छा, ये तो हमको पता ही। मैं कहा कल मैं क्या कह रहा था? कल मैं क्या कह रहा था? तो अच्छा इसके बारे में कैसे बताओगे? मैंने कहा लिख डाला है। मैं कहा है? मैं कहा इंटरनेट पे मिलेगा, और तुरंत निकाली बुक में दी, अरे ये तो ऑटो प्रिंट है। मैं कहा हाँ, इतनी महत्वपूर्ण किताब है, हमने 2000 लाई और 2 दिन में गई, अब इंतजार करो, ये पहला भाग है, दूसरा भी आएगा। अब उसके बाद जितने बार भी वो मुझसे मिले, वो एक कॉपी चाहिए यार, वो कॉपी चाहिए। मैंने कहा इसमें बैंकिंग के सारे नियम, सारे कानून, सारे आंकड़े, सब कुछ है। तो आपको क्या करना है? अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि कोई लीगल भाषा में बात करे, कोई हेल्थ की भाषा में बात करे, कोई विज्ञान की भाषा में बात करे, कोई धन की भाषा में बात करे, कोई राजनीति की भाषा में बात करे, कोई जियो पॉलिटिक्स में बात करे, और कोई व्यवस्था की या सनातन की बात करे। हमारे पास सारी वोकैबुलरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए वैदिक व्यवस्था क्या है, हिंदू व्यवस्था क्या है, सनातन व्यवस्था क्या है, भारतीय व्यवस्था क्या है, और मानवीय प्राकृतिक व्यवस्था क्या है। हमको क्या कहना है? जो मानवीय थी, प्रकृति थी, वही सनातन था, वही हिंदू है और वही भारतीय है। हमें उनके अर्थों से लड़ना नहीं है, उनको स्पष्ट कर देना है। और उसके लिए हमारे पास क्या शिक्षा है, क्या स्वास्थ्य है, क्या न्याय है, क्या धर्म है, और साथ साथ में जल जंगल जमीन के अंदर कैसे फिर से स्थापित होंगे, कैसा पर्यावरण ठीक होगा, और कैसे हमारा धन हमारा स्थापित होगा, कैसे हम फिर से समृद्ध होंगे। और उसी समृद्धि के बिना भारत का गुरुत्व, या विश्व गुरु हो या कोई भी हो, पहले गुरुत्व तो होना चाहिए ना। पहले गुरुत्व चाहिए या विश्व गुरुत्व चाहिए? गुरुत्व क्या होगा? असली से होगा या नकली से होगा? कल्पनाओं से होगा, सिद्धांतों से होगा, या वास्तविक व्यवस्था से होगा? तो हमें नारे नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था चाहिए, राइट? उसमें धन की व्यवस्था, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, न्याय की, धर्म की, जल जंगल जमीन जानवर की, प्रकृति केंद्रित खेती की, ये सारी की सारी व्यवस्थाओं को समझना होगा। तब हम अपने आप को एक नेता के तौर पे, एक विकल्प के तौर पे, और एक सही नेतृत्व के तौर पे प्रस्तुत कर पाएंगे। क्योंकि अब का जो नेता होगा वो विचार से लड़ेगा, वो व्यवस्था से लड़ेगा, वो क्लैरिटी से लड़ेगा, वो स्पष्टता से लड़ेगा, राइट? नारों से नहीं। ओके, तो जनता ही सरकार है, कल ऊंचा नारा नहीं है, वो गहरा भी जाना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, भोजन की व्यवस्था होगी।